नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हेलो डॉक्टर में और मैं हूँ प्रियल। देखिए, अभी का जो माहौल है वो बड़ा भयानक है। हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की, सावधानी रखने की, सजग रहने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है और इसी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हेलो डॉक्टर में हर बार हमारे साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञ होते हैं और आज है हमारे साथ अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय सर। तो स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे शो पर। जी धन्यवाद प्रियल जी। बिल्कुल, और जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है कोविड-19 और घुटनों का प्रत्यारोपण। पहला सवाल मैं पूछूंगी कि ऑर्थराइटिस या फिर गांठियावात ये रोग क्या होता है, क्यों होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं? आर्थराइटिस जैसा कि शब्द है ये अंग्रेजी से डिराइव्ड है। आर्थ्रोस मतलब जोड़ होता है और आइटिस मतलब उसमें आने वाली कोई भी खामी। तो जोड़ों में आने वाली किसी भी खामी को हम आर्थराइटिस कहते हैं। हिंदी में इसे गठियावात कहा जाता है, संधिवात कहा जाता है या सिंपली वात भी कहते हैं लोग। और ये एक ऐसी समस्या है जो कि हमारे शरीर के लगभग सबसे ज़्यादा उपयोग की जाने वाले जो अंग हैं, जो हमारे जोड़ हैं, जो हर समय चलते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिन पे स्ट्रेस रहता है, तो उनके स्मूथनेस में ज़रा सा भी फ़र्क आया तो हमारे जो शरीर है वो उसके लिए अवेयर हो जाता है और एक डिस्कम्फर्ट, स्टिफनेस फील करने लग जाता है, जो कि आर्थराइटिस का पहला लक्षण होता है। जी जी। और ये आमतौर से होता तब है कि जब हम अपने जोड़ों का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करते हैं, हम उन पे ध्यान नहीं देते हैं, कभी चोट लग जाती है, इस वजह से भी होता है जी। और कई बार ये अनुवांशिक जन्मजात आर्थराइटिस होते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। तो जोड़ों में आने वाले जो समस्याएं हैं उनको हम ब्रॉडली आर्थराइटिस कहते हैं। तो सर, ये जो समस्या होती है ये किसी विशेष उम्र में शुरू होती है या फिर किसी को भी हो सकती है? आर्थराइटिस हर एक एज के हिसाब से स्पेसिफिक होता है। कुछ एक आर्थराइटिस ऐसे होते हैं जो कि पैदाइशी होते हैं, जैसा मैंने कहा था, तो वो बचपन से शुरू हो जाता है। तो ये आर्थराइटिस जो रहते हैं, जैसे जुवेनाइल आर्थराइटिस है जो कि एक एडोलसेंट एज में होता है, 10-12 साल की उम्र में हो जाता है। जी। कुछ एक आर्थराइटिस होते हैं जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हैं जो कि मिडिल एज की आर्थराइटिस हैं, 20 से 40 साल के बीच में लगभग इसका शुरुआत होता है। फिर जो सबसे कॉमन आर्थराइटिस है जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो जोड़ों के घिसने की वजह से होता है, ये एक एल्डरली एज की प्रॉब्लम है। तो 50, 55, 60 साल की उम्र में ऑस्टियोआर्थराइटिस शुरू होता है। जी जी। तो डॉक्टर, जैसे कि आपने कहा कि हम अगर प्रॉपर ध्यान नहीं रखते तो ऑर्थराइटिस की जो संभावना है वो बढ़ जाती है, तो हमें किस किस तरीके से ध्यान रखना चाहिए और कैसी कैसी केयरलेसनेस होती है इसके लिए? आर्थराइटिस को बचाने के लिए अपने आप को हमको फिट रखना पड़ेगा। आप इसको इस तरीके से समझें कि एक मैकेनिकल वर्क है जिसका कि एक मैकेनिकल एक्सिस होता है। अगर जो जोड़ है एक एक्सिस में चलने के लिए बना हुआ है, हम उसी एक्सिस पे अपने शरीर को मेंटेन कर पाते हैं तो जोड़ हमारा ठीक से काम करेगा। अगर ये एक्सिस डिविएट होता है, जैसे कि हम गाड़ी चलाते हैं, मान लीजिए आपका जो गाड़ी का टायर है उसमें वॉबलिंग हो रही है तो गाड़ी का बैलेंस आपका हिलने लग जाता है, तो वैसे ही आर्थराइटिस होता है। जोड़ों के अगर आप मिस यूज करेंगे, दौड़ भाग कर रहे हैं, उछल कूद कर रहे हैं और उसमें जो चोट लग रही है उस वजह से थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है, उसको आप निगलेक्ट करते जा रहे हैं, आपकी फिटनेस ठीक नहीं है, वजन बढ़ गया है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके जोड़ को डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। जी जी। तो अगर कभी भी हमें ऐसा महसूस होता है तो हमें इस पर ध्यान देने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। हमसे हमारे पहले कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हेलो मैडम, नमस्कार। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जसविंदर जी, क्या जानना चाहेंगे? स्वागत है आपका। जी, मैं डोंगरगढ़ से जसविंदर सिंह बिट्टू बोल रहा हूँ। जी जी जी, पूछिए अपना सवाल। जी मैडम जी, मेरा प्रश्न ये है, जैसा कि कोरोना वायरस बहुत ही महामारी फैली हुई है इसकी, ये गर्मी में भी फैल रहा है। आज अभी कुछ दिनों में बरसात का मौसम आने वाला है। बरसात के मौसम में इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां करनी चाहिए, क्या क्या खान पान करना चाहिए? और एक प्रश्न मेरा और है डॉक्टर साहब, जैसा कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उसकी हड्डी वगैरह टूट जाती है, उसे हॉस्पिटल में ले जाते हैं, क्या हॉस्पिटल में जैसे ऑपरेशन वगैरह की नौबत आती है वहाँ पर भी कोरोना फैलने का डर रहेगा? पूरा विस्तृत जानकारी। देखिए जसविंदर जी, ये जो आपने प्रश्न पूछा है ये काफ़ी समसामयिक प्रश्न है और अभी की स्थिति में बरसात सामने है। कोरोना वायरस जो है वो किसी मौसम का मोहताज नहीं है, वो बरसात में भी रहेगा, वो गर्मी में भी है और वो शायद अब आगे भी
कब तक रहेगा इसकी जानकारी अभी तक किसी को भी नहीं है। जी। तो जो सावधानियां आप अभी कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, एक दूसरे से 1.5 मीटर 2 मीटर की दूरी से आप मिलिए, बातचीत करिए, तो वो आपको बरसात में भी करना पड़ेगा। हाथ जो आप अभी धो रहे हैं वो आपको बरसात में भी धोना पड़ेगा। जो आप मास्क यूज़ कर रहे हैं वो मास्क का एक पैटर्न चेंज हो जाएगा। यदि आप बाहर मौसम में निकल रहे हैं जहाँ बारिश हो रही है, वहाँ पे कपड़े के मास्क या ये गीले होने वाले मास्क की जगह ज़्यादा बेटर होगा कि आप जो है उसमें जो इम्परमिएबल मास्क हैं, जैसे कि हेलमेट्स के साथ कुछ मास्क आते हैं, कुछ प्लास्टिक के मास्क आते हैं, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पर बेसिक प्रिंसिपल जो है इससे बचाव का वो वही है। दूरी बनाए रखें, अपने चेहरे को कवर करके रखें, हाथ को साफ रखें, सैनिटाइज करके रखें, हाथ को बार बार धोएं, और जो साफ़ सफाई है यही इस बीमारी से आपका बचाव कर सकती है। और आज की डेट में बचाव ही इसका उपचार है। एग्जैक्टली जी। और जहाँ तक रहा दूसरा प्रश्न इनका कि अगर किसी अस्पताल में ये जाते हैं और अगर ऐसा होता है कि वहाँ पे भर्ती करने की नौबत आती है, तो सभी अस्पतालों में जितने डॉक्टर हैं वो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रख रहे हैं कि वहाँ पे जो मरीज़ आ रहा है उससे और जो मरीज़ हैं उनसे, तो आपस में दोनों में एक दूसरे से क्रॉस इन्फेक्शन ना हो। तो जैसा अगर जो डॉक्टर आपका वहाँ आपको निर्देश दे रहा है कि भाई अटेंडेंस कम रखिए, मास्क लगा के रखिए, आप यहाँ पे बैठिए, यहाँ पे मत जाइए, तो आप उनके निर्देशों को पालन करिए। डॉक्टर इस चीज़ को भली भांति जानते हैं और वो सब सजग हैं, सतर्क हैं और आपको बचाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। जी जी, और कोशिश यही रहनी चाहिए लोगों की कि जितना हो सके कम टाइम ही हॉस्पिटल में व्यतीत करें। सर, हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ चुके हैं अभी। हेलो जी नमस्कार मैम। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं आप, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं गोविंद मानेसर, ग्राम कन्या, दमोह, जिला बालाघाट से बोल रहा हूँ मैम। गोविंद जी बालाघाट से हैं, स्वागत है। क्या जानना चाहेंगे? हमको ये जानना है मैम कि जैसे कम उम्र में भी घुटनों का दर्द देखने को मिलता है, तो इसका कारण क्या हो सकता है कि कम उम्र से घुटनों का दर्द होता है? गोविंद जी, जैसा आपने पहले सुना होगा, मैंने बताया था आपको कि अलग अलग उम्र में जोड़ों की तकलीफ़ें अलग अलग तरीके से आती हैं। कुछ एक तकलीफ़ें जो रहती हैं वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस रहती है, इन्फ्लामेटरी डिसीजेस होती हैं, कुछ एक गाउट जैसी डिसीजेस होती हैं, कुछ एक हीमोग्लोबिनोपैथीज होती हैं जैसे कि हीमोफेलिया जैसी समस्या है, या सबसे कॉमन ये है कि अगर आपको कम उम्र में चोट लग गई हो, घुटनों में कहीं से इंजरी आ गई है, जैसे कि बच्चे चंचल होते हैं, दौड़ भाग करते रहते हैं, और अगर उस अवस्था में जोड़ों में चोट लगती है तो वो चोट थोड़े समय के बाद आर्थराइटिस के रूप में बदल सकती है। तो ये आर्थराइटिस जो है अगर यंग एज में आ रहा है तो आपको तुरंत अपने नज़दीकी जो भी अस्थिरोग रोग विशेषज्ञ है या पीडियाट्रिशियन है, बच्चों का डॉक्टर है, इनको ले जाके वहाँ पे दिखलाएं और उनकी सलाह से जो भी वो जांच कराना चाहते हैं या कहीं रेफ़र करते हैं तो उस तरीके से आप उनका पालन करें। नज़रअंदाज हमको कभी भी नहीं करना है। जोड़ों का दर्द कॉमन चीज़ नहीं है, किसी भी एज में ये एक संकट का मतलब प्रतीक माना जाता है। आर्थराइटिस किसी भी एज में हो सकता है। तो बेसिकली कभी भी हमें चोट वोट लग रही है या घर पे बच्चे बुजुर्ग हो, इसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी सिचुएशन कब आ जाती है जब इसमें प्रत्यारोपण करना पड़ता है घुटनों का? आर्थराइटिस के अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो जो लास्ट स्टेज होता है, जैसे कि स्टेज 4 आर्थराइटिस जिसको हम कहते हैं, और इस अवस्था में कार्टिलेज पूरी तरह से घिस चुका होता है और इस कार्टिलेज को फिर से ठीक करने की कोई भी विधि, कोई भी तरीका काम नहीं करता है, कारगर नहीं होता है। तो उस अवस्था में इस कार्टिलेज को रिसरफेसिंग करने के लिए हम एक जॉइंट रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन है उसका सहारा लेते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ, बहुत सारी गलत धारणाएं फैली हुई हैं समाज में कि ये एक ऑपरेशन जो है इससे हमको बचना चाहिए। इसके उलट मैं आपको ये सलाह दूंगा कि अगर आपकी दिनचर्या में आपका जोड़ का दर्द जो है, आर्थराइटिस का जो पेन है, वो आपको रोक रहा है, बाधित कर रहा है, आपके लाइफस्टाइल को अफेक्ट कर रहा है और इतना अफेक्ट कर रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो बेटर है कि हम एक ऑपरेशन कराएं और अपने जोड़ों का जो कार्टिलेज है जो खराब हो चुका है उसकी जगह में है एक नया कार्टिलेज, नया सरफेस हम उसमें लगाएं और अपनी दिनचर्या वापस से रिगेन करें, रिज्यूम करें और अपनी प्रोडक्टिविटी जो है समाज के प्रति अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वाह कर पाएं। जी जी। तो जॉइंट रिप्लेसमेंट इज़ अ वेरी हेल्पफुल और बहुत ही एक समझिए कि मददगार ऑपरेशन है। बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, कौन बोल रहे हैं आप? हाँ मैडम जी नमस्कार। डॉक्टर साहब से मेरा 2 प्रश्न है।
जी जी बताइए। जी। मैं छोड़िया राजनांदगांव से मनोज कुमार भिंटे बोल रहा हूँ। मनोज जी, स्वागत है आपका नांदगांव से। जी जी। मेरा पहला प्रश्न ये है कि एक कोरोना पीड़ित व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसको घुटने का ऑपरेशन करवाना है, तो क्या इस स्थिति में वो संभव है और होगा तो किस प्रकार से होगा? और एक दूसरा प्रश्न ये भी है, मैडम अभी बाहर से बहुत सारे श्रमिक लोग आ रहे हैं, है ना, वो सभी को पता ही होगा। वो क्या है, देहात वाले लोग के पास तो ज्यादा सुविधाएं होती नहीं एक्चुअल में, तो वो लोग सब तालाब में नहाते हैं, है ना, तो इससे क्या कोरोना इसे तालाब में नहाने से फैल सकता है? ये काफ़ी कॉमन अभी लोगों के दिमाग में है, तालाब में नहाना चाहिए या नहीं नहाना चाहिए। पहला प्रश्न जो है मनोज कुमार जी का, उसका उत्तर ये रखेंगे हम कि अगर कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति है तो वो फिर भी जो है एक इंसान ही है। तो ऐसा नहीं है कि कोरोना पीड़ित कोई व्यक्ति हो गया और उसको कोई बीमारी हुई तो हम उसका इलाज नहीं करेंगे। उसके प्रोटोकॉल्स निर्धारित है, शासकीय स्तर पे इस चीज़ की सब गाइडलाइंस बनी हुई हैं। पहले उसको कोरोना को हम अगर प्राथमिकता देते हुए उसको एक विशेष कोरोना हॉस्पिटल में कोविड सेंटर्स बने हुए हैं, उन हॉस्पिटल्स में रेफरल सिस्टम के द्वारा उसको भेजा जाएगा, वहाँ पे भर्ती किया जाएगा और प्रॉपर उसके साथ में प्रिकॉशंस लेते हुए डेफिनेटली ये बाकी अन्य ऑपरेशनों के तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा सतर्कता के उस पे किया जाएगा, पर उस सतर्कता को रखते हुए और उसकी जो फिजिकल कंडीशंस हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं, उनको ध्यान देते हुए उसका उपचार किया जाएगा, जो बेस्ट पॉसिबल उस समय आउटकम निकाला जा सकेगा, क्योंकि एक टीम वर्क है ये। तो एक टीम उसमें डिसाइड करेगी कि भाई इसको कैसे क्या किया जाए, तो इलाज तो किया जाएगा, इसमें कोई शक और शुबा नहीं रहना चाहिए। जहाँ तक दूसरा प्रश्न था कि भाई कोरोना जो है वो तालाब में नहाने से फैल सकता है, तो नहाने से नहीं फैलता। कोरोना के बारे में एक चीज़ हम बहुत क्लियरली समझ लें कि एक ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब ये होता है कि जब हम बात करते हैं, जब हम छींकते हैं, जब हम खांसते हैं, तो हमारे जो श्वास की नली होती है उसमें से ड्रॉपलेट्स बनते हैं और ये ड्रॉपलेट्स वातावरण में अपने सामने फैलते हैं। ये ड्रॉपलेट्स का एक रेंज होता है जिसको कि लगभग 1.5 मीटर माना जाता है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग में 1.5 मीटर दूर से बात करने की सलाह दी जाती है। प्लस जो भी व्यक्ति है, अब भाई किसी को ये तो नहीं पता कि उसे कोरोना है कि नहीं है, तो अपने सावधानी के तौर पे जैसे ही वो छींक रहा है या खांस रहा है, वो उस समय डेफिनेटली अपने नाक पे रुमाल रखे, या ये तो हम पहले भी इन सब चीज़ों को बचपन से फॉलो करते आए हैं। अभी की स्थिति में मास्क इसलिए लगाने के लिए कहा जा रहा है कि हम अब बातचीत करने के दौरान भी ये फैल सकता है, ड्रॉपलेट बन सकता है, तो उस चीज़ के लिए एक मास्क की ज़रूरत होती है। पानी में नहाने से, पानी में घुल के कोरोना नहीं फैलेगा। और हाँ, यदि आप बाहर किनारे पे बैठ के किसी से बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उस समय इसका संक्रमण हो सकता है, नहाने से नहीं होगा। जी जी। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो, भागवत निर्मल का दौरा जोरा कर ले। भागवत जी, स्वागत है, क्या जानना चाहेंगे आप? राम राम, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। सवाल ये है कि मोटापा है, यदि पैर जैसे फूल जाते, घुटना और पैर मन में सूजन आ जाते, तो ओकर का उपचार है? साथ जब का महिला है, सुनत में आते है कि हर महिला के घुटना है, कमर है और कोई भी जगह दर्द होते हर समय, तो एक का उपचार है, कैसे ढंग से उपचार किए जाए और कौन दवाई खाया जाए कि मालिश करे जाए, एक बारे में हम सलाह दे जी। बेसिकली बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है, इन्होंने बहुत सही प्रश्न किया है। डेफिनेटली भागवत जी, देखिए, एक उम्र के बाद महिला हो या पुरुष, जोड़ खराब होना शुरू हो जाता है और हमारे जो देश की जो परंपराएं हैं उसमें हम लोग थोड़ा सा भी एक्सरसाइजेस से दूर हैं। ज़्यादातर लोग कसरत को बहुत प्राथमिकता नहीं देते हैं। तो आर्थराइटिस से बचने के लिए सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो ये है कि आप फिट रहें। आपका वज़न यदि अधिक है तो कोशिश करें कि उस वज़न को आप कम करने के लिए जो भी प्रयास कर सकते हैं उसको करें। वज़न अधिक है, यही अपने आप में एक चीज़ ये बताता है कि आपने अपनी फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखा है। कई बार कुछ बीमारियों की वजह से भी वज़न बढ़ सकता है। तो बहरहाल अगर बढ़ा हुआ वज़न है तो आपको ज़्यादा एक्सरसाइजेस की ज़रूरत होगी। एक्सरसाइज जो करना है, व्यायाम जो करना है, वो आपके दिनचर्या जो है, रोज़मर्रा का कार्यकलाप है, उसके अलावा किया जाना है। और ये व्यायाम का एक पैटर्न होता है जिसको कि आपको सीखना होगा। निकट में जो भी अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन लोगों से आप सलाह लें। यदि आपको दर्द हो रहा है तो बिल्कुल बिना सलाह के कोई भी कसरत ना करें। लेकिन हाँ, यदि आपको दर्द नहीं है, आप सामान्य व्यक्ति हैं, चल फिर रहे हैं, तो फिर आपको अपने घुटने से
के तकलीफ से बचने के लिए साइकिलिंग है, स्विमिंग है, ये सब व्यायाम आपको करना चाहिए। और थोड़ा सा अपने पैरों की स्ट्रेचिंग आपको करनी चाहिए, जिसमें कि एक सिंपल कसरत होती है। पैर को सीधा रखिए, घुटने के नीचे एक तकिया रखिए और घुटने के ज़ोर से उस तकिए को दबाने की कोशिश करिए। तो ये एक सिंपल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। इसके अलावा साइकिलिंग, स्विमिंग आप करते रहिए। कूद फांद अपने उम्र के मर्यादा के अनुरूप रखिए। भाई कई बार हम देखते हैं कि खेत में चल रहे हैं, मेड़ पे हैं और अचानक नीचे उतरना है तो हम जंप कर देते हैं। चाहे तो कई बार मतलब बिना उसके भी हो जाता है, आउट ऑफ कोई डर भी कई बार हो जाता है। पर ये सब चीज़ें जो हैं, जो झटके वाले काम हैं, ये आपके घुटने को या जोड़ों को खराब करते हैं। तो झटका लगने से बचाएं। उठक बैठक जो आप कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप बैठ रहे हैं, वो आपका जो फर्नीचर है वो बहुत नीचे नहीं हो। उठते समय यदि आप हाथ का जोर लगा के उठ रहे हैं, ये मान के चलिए कि आपके शरीर की जो क्षमता है वो कम हो चुकी है। तो आपको इस पे ध्यान देने की जरूरत है कि यदि आप हाथ टेक के उठना शुरू कर रहे हैं तो कमर पे भी झटका पड़ेगा। तो ये सब कारण हैं और ये सब चीजें हैं। तो डेली की एक्टिविटीज़ में हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, जिससे हम आगे की बीमारियों से, परेशानियों से बच सकते हैं। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हो, डॉक्टर साहब से आगे इसके लिए आसान व्यायाम के बारे में और भी बातें जानेंगे। अरे ओ साहबा, कोरोना वायरस से बचने के कितने उपाय रे? सरदार 3। अरे साहबा डरो मत रे, बोलो बोलो। सरदार, पहला है लोगों से दूरी बनाए रखना, बार बार साबुन से हाथ धोना या सैनिटाइज करना, और सबसे जरूरी है घर पे रहना। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें स्टेट हेल्पलाइन या 24 घंटे वाली नेशनल हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1075। लापरवाही से बाहर मत फिरो। शेर हो या हीरो हो, सवाल खतरों से खेलने का नहीं, जिंदगी का है, या तो खुद का या अपनों का। कोरोना के आगे बलवान भी नहीं टिक पाएगा, पर बचने के उपाय है समझदारी से घर में रहना, बार बार हाथ साबुन से धोना या सैनिटाइज करना। एक बार फिर से स्वागत है ब्रेक के बाद हेलो डॉक्टर में। मैं हूं प्रियल और मेरे साथ है अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय जी, जो कि आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, अभी मैं जानना चाहूँगी आपसे, सवाल पूछेंगे लेकिन अभी हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? सोनी से बोल रही हूँ, राजनांदगांव जिला से। सुषमा साहब। सुषमा जी बोल रही हैं राजनांदगांव से, स्वागत है आपका। मेरे पति का ना हाथ का जो बहुत दर्द होता है मैडम, डॉक्टर से कुछ सलाह लेना था। जी जी, इनके हाथ पैरों में दर्द रहता है, हमेशा की शिकायत है इनकी शायद। हाथ पैर में बहुत दर्द रहता है, ऑपरेशन भी हो गया कमर का जी, और हाथ की कलाई में भी बहुत दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। इतना बहुत इलाज करा फिर भी आराम नहीं आ रहा है। बताइए डॉक्टर से सलाह लेना। सुषमा जी, सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है कि आपके जो पति हैं वो कई सारे जगहों पे उन्होंने सलाह ली हुई है, डॉक्टरों से सलाह किया हुआ है। तो इनको किसी एक ऐसे सेंटर पे आपको दिखाना चाहिए जहाँ पे एक टीम ऑफ डॉक्टर्स होती है। कई बार एक ही विषय का ये समस्या नहीं होता है, कई बार ये कंबाइंड समस्या होती है। तो ऐसी अवस्था में मान लीजिए कि थायराइड की समस्या होगी, या हो सकता है विटामिन डी की समस्या होगी उनको, या हो सकता है कि अन्य कोई खान पान में कमी रही होगी। तो ये सब चीज़ों की जांच करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ ये है कि उनके जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथ को मेज़र करना पड़ेगा। जो एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट होगा उसको इस टीम में शामिल करना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ों के साथ एक कंबाइंड एफर्ट हम करेंगे तो डेफिनेटली आपके पति जो हैं वो स्वस्थ हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। साथ ही थोड़ा सा आर्थराइटिस से रिलेटेड कुछ जांचें भी हो सकता है हमको करनी हो, तो एक आपको किसी ऐसे सेंटर पे ले जाके अपने पति का इलाज कराना चाहिए जहाँ पे कि सारे विशेषज्ञ एक साथ उपलब्ध हों। जी जी, और कई बार कन्फ्यूजन के चलते भी हम एग्जैक्टली समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि कई ज़्यादा उम्र के लोगों को देखा है, लाइक जिनका वज़न भी ज़्यादा है या फिर
उम्र के साथ घुटनों में प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो वो रेगुलर मालिश करते हैं, तो मालिश का सही तरीका क्या होता है? क्या इसकी कोई परफेक्ट टाइमिंग भी होती है कि इस समय इतने देर तक मालिश करनी चाहिए? आमतौर से जितने भी कंसल्टेंट्स हैं वो घुटने और कोहनी के मालिश के लिए मना करते हैं, क्योंकि ये दो जोड़ ऐसे हैं जहाँ की मालिश करने के बाद कुछ एक समस्याएं हो जाती हैं, पर वो होता है कि जब चोट वगैरह लगी हुई रहती है तब। जो दर्द हो रहा है जोड़ों में, अब उसमें कई बार माइक्रो ट्रॉमा होता है, चल रहे हैं फिर रहे हैं और हल्की फुल्की चोट लग रही है हमको, और छोटा मोटा लिगामेंट इंजरी हो रहा है या ओल्ड एज में जैसे आर्थराइटिस हो गया है, तो हड्डियों के छोटे छोटे टुकड़े जो रहते हैं जोड़ों से बाहर निकल आते हैं, जिनको कि ऑस्टियोफाइट कहा जाता है जी। तो कई बार ये ऑस्टियोफाइट का फ्रैक्चर हो जाता है, तो इस वजह से जोड़ों में स्वेलिंग आ जाती है या जोड़ों में जो है दर्द बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में हमको मालिश करने से थोड़ा बचना चाहिए। पर एक जो पैटर्न है, जो भी व्यक्ति है वो स्वयं अगर अपने घुटनों का हल्का फुल्का मसाज कर रहा है, ऑयल एप्लीकेशन कर रहा है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई समस्या की बात नहीं है। अगर हल्के हाथ से नियमित मालिश की जाए तो ये नुकसान नहीं देगा, नॉर्मल ही रहेगा सर। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? कीर्तन कुमार चौहान बोल रहा हूँ मैडम जी, रायगढ़ छत्तीसगढ़ से। कीर्तन जी रायगढ़ से, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे? जी मैडम, डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार जी, पूछिए मेरा सवाल। एक क्वेश्चन है कि मेरे हाथ पैर में बहुत दर्द रहता है सर जी, और मेरा उम्र है 29 और एज भी है सर मेरा 7.5 ग्राम है सर। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है जैसा आपने स्वयं कहा, तो ये आपको इस चीज़ के लिए भी सबसे पहले जांच करनी होगी कि इतना कम हीमोग्लोबिन क्यों है। कई बार सिकल सेल होता है, थैलेसीमियाज होते हैं या और कोई अन्य अनीमिया होते हैं। तो ऐसी सब अवस्था में यदि खून आपका कम है तो आपकी हड्डियां जो हैं वो स्वतः कमज़ोर रहेंगी, क्योंकि वहाँ तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुँच ही नहीं रहा है। तो डेफिनेटली आपको एनीमिया के ट्रीटमेंट का और उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर आपको जो आपके विशेषज्ञ हैं, जो भी मेडिसिन के विशेषज्ञ हैं जो कि एनीमिया के लिए आपको देखेंगे, तो वो अगर सलाह देते हैं कि अस्थि रोग विशेषज्ञ को भी दिखाना है तो डेफिनेटली किसी को दिखाइए। इसके अलावा जो है एनीमिया की अवस्था में हमारा जो शरीर है उसमें एक्सरसाइज की कैपेसिटी कम हो जाती है, हम जल्दी थक जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में जो है आपको धीरे धीरे अपने व्यायाम की जो क्षमता है उसको बढ़ाना पड़ेगा। कुछ ऐसे व्यायाम आपको पकड़ने पड़ेंगे जिनसे कि आप बिना ज़्यादा थके अपने शरीर को इफ़ेक्टिवली एक्सरसाइज कर सकें। योग वगैरह जैसे हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये सब कसरत है जिनसे आपको आगे चल के फ़ायदा मिलेगा। पर एनीमिया का ट्रीटमेंट आपको पहले कराना पड़ेगा। जी जी जी। और कैल्शियम से मैं जानना चाहूँगी सर कि क्या हर हड्डी रोगों का जो कारण होता है, क्या वो कैल्शियम रोग की कमी, कैल्शियम की कमी से ही होता है ये? देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं विस्तृत रूप से आपको समझाऊं कि जो हमारी हड्डी है इसमें 3 प्रमुख चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ होती है कैल्शियम, और कैल्शियम से बना हुआ एक कैल्शियम पायरोफॉस्फेट का जो क्रिस्टल होता है, जो कि आपके हड्डी में मजबूती प्रदान करता है। इस क्रिस्टल को अपनी जगह पे मजबूती से बनाए रखने के लिए और इसका मेटाबॉलिज्म जो है उसको ठीक ठाक रखने के लिए 3 हार्मोन होते हैं, जिसमें कि सबसे प्रमुख होता है विटामिन डी। तो विटामिन डी का मात्रा आपके शरीर में अच्छा होना चाहिए। और तीसरी चीज़ होती है प्रोटीन। और प्रोटीन जो है यदि आपके शरीर में बहुत अच्छा नहीं है, यदि प्रोटीन डेफिशिएंसी है, तो आपकी हड्डियां जो हैं ये कमज़ोर हो जाएंगी। ये सब हुए आपके न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। इनके अलावा जो है इस हड्डी को मजबूत बनाए रखने के लिए आपको डिमांड करना होगा अपने शरीर से। तो दैट डिमांड कम्स फ्रॉम एक्सरसाइजेस। तो जितना आप एक्सरसाइज करते हैं अपने शरीर को, जितना आप मजबूती में ढालते हैं, उतनी आपकी हड्डियाँ मजबूत बनेंगी। तो सारा कुछ इंटरलिंक्ड है। जी जी जी। डॉक्टर साहब, अभी जैसा कि लॉकडाउन है, मैं पूछूंगी ये सवाल, लेकिन अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो, हाँ जी, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं राजस्थान से बोल रहा हूँ, पाली जिला है। राजस्थान से राजू जी बात कर रहे हैं, स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगे? अरे मेरे मम्मी का घुटनों में दर्द बहुत हो रहा है, क्या करिए? जी जी। आपकी मम्मी की उम्र 50-55 के आसपास होगी? हाँ, कम से कम रहेगी 45-40 रहेगी। नहीं, 40-45 तो कम उम्र है। इस उम्र में आपके जो मम्मी हैं उनके घुटनों का एक एक्सरे करवाइए और ये देखिए कि उसमें जो कार्टिलेज है उसकी जो लेयर है वो बहुत ज़्यादा कम तो नहीं हो गई है। अगर कम हो गई है तो फिर आपको एक विशेषज्ञ से सलाह लेके और प्रॉपरली उसका एक इलाज कराना पड़ेगा।
बहुत सारे इलाज संभव हैं जो अभी भी जॉइंट रिप्लेसमेंट के पहले हम कर सकते हैं, आपको ऑफ़र कर सकते हैं, जिसमें कि दवाइयाँ होती हैं, जिसमें कि कुछ एक इंजेक्शंस कई बार लगाए जाते हैं जोड़ों के अंदर, और कुछ एक आपको रेस्ट्रिक्शंस दिए जाएंगे, हो सकता है कुछ पट्टे या नी कैप वगैरह आपको सलाह दी जाएगी। प्लस इसके अलावा आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। इस प्रश्न के साथ ही मैं उसको भी कवर कर लेता हूँ। जो घुटनों का मरीज़ होता है, जिसको कि घुटने दर्द हो रहे हैं, उसको सीढ़ियाँ चढ़ना जो है वो थोड़ा सा बचना चाहिए उससे, खासतौर से यदि ऊंची सीढ़ियाँ हैं तो। झटके वाले कोई भी काम नहीं करने चाहिए। अगर वो अपनी कसरत भी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा जर्की मूवमेंट नहीं हो। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक खड़े रहना या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक पैदल चलना, यदि उससे दर्द बढ़ रहा है तो ये दोनों एक्टिविटी आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। नीचे ज़मीन पे नहीं बैठना है या किसी भी ऐसे फर्नीचर पे नहीं बैठना है जहाँ से आप उठते समय हाथों का सहारा लेना पड़े जी। इसके अलावा अगर दर्द है तो आराम करें। घुटनों के फिर एक व्यायाम फिजियोथेरेपिस्ट या ऑर्थोपेडिशियन या किसी जिम ट्रेनर वगैरह के साथ में मिलके आपको जॉइंट के एक्सरसाइजेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। कैल्शियम और विटामिन डी की जो आपकी खुराक है वो आपको अपने विशेषज्ञ की सलाह पे लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से आप अपने जोड़ों का स्वास्थ्य जो है अपना अच्छा कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं और दर्द खत्म हो जाएगा। जी जी, तो समय की कमी के चलते हम और भी ज़्यादा अभी डिस्कशन करते, लेकिन समय है, हमें पाबंद रहना पड़ता है। तो हमारे साथ थे आज अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र उपाध्याय जी। तो सर, आप हमारे स्टूडियो पर आए और हमारे जो दर्शक हैं उनके सभी सवालों का इतना अच्छे से आपने जवाब दिया, हम सभी को समझ में आया कि कैसे हमें अपने अस्थियों का ध्यान रखना चाहिए। अगली बार हेलो डॉक्टर में फिर से मेरे साथ होंगे कोई ना कोई विशेषज्ञ जो भी आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए आपके सवाल का जवाब देंगे। नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।